हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज से हम लोग क्लास 9th क्लास के मैथमेटिक्स डेली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और डेली आपको एक एक वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम। तो मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए आप, मेरा चैनल का नाम है स्टूडेंट IQ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक हो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों को आराम से फायदा हो जाएगा और उनका भी पढ़ाई क्या हो जाएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। हम लोग देखेंगे 1.1 मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। इसमें हम लोग को कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। तो आप लोगों को इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं परिमेय संख्या, और क्या पढ़ा चुके हैं, अपरिमेय संख्या। दो चीजें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होती है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है जो संख्या रूट में होती हैं और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जो संख्याएं रूट में होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कहिएगा हां सर, शून्य एक परिमेय संख्या है। हां, कोई पूछेगा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तो कहिएगा हां, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। हां, इसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 बट्टा 1, 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 3। हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तब यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे देखिए, देखिए एक चीज और आप लोगों को जीके के लिए बता देते हैं। देखिए 0 बटा 1 का आंसर कितना होता है, 0 होता है। 0 बटा 1 का आंसर कितना होता है, 0 होता है। लेकिन 1 बटा 0 ये इन्फिनिटी होता है। 1 बटा 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। जैसे कि 4 बटा अगर 0 रहे, देखिए 0 बटा 4 अगर रहे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। 0 बटा 4 रहे तो आंसर कितना होगा, 0। लेकिन वही रहे 4 बटा 0 तो 0 से 4 में भाग नहीं दिया जा सकता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका इन्फिनिटी हो जाता है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये तो हो गया क्या एक शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ उसे लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक है, और Q बराबर नॉट 0। नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब यही कि P बटा Q 1 बटा 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 बटा 0 इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन 0 बटा 1 हो सकता है। 0 बटा 1 क्या हो सकता है, हो सकता है। 0 बटा 2 हो सकता है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यह क्या कहलाता है, आपका परिमेय संख्या। वही नीचे 0 हो जाएगा तो अब परिमेय संख्या नहीं होगा, उसका तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिए। कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए कह रहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है,
तो लिखिएगा n, n कितना टोटल है 6, मैंने को निकालना है 6 गो, तो थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा, इसलिए n+1 कर दीजिएगा, तो 6 व 1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 6 व 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 6 व 1 7 हो गया। अब आप इसको लिखिएगा, इसलिए 3 लिख दीजिएगा, ऊपर भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना, था 3 7 21/7, कोई दिक्कत। फिर ये 4 लिख दीजिएगा और ऊपर भी 7 से गुना नीचे भी 7 से गुना, तो 7 चौका 28/7, कोई दिक्कत। अब आप बताइए 21 से 28 के बीच में क्या हम 6 नहीं लिख सकते हैं का, तो क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक और 27/7। तो गिनिए तो कौ हो गया, 1 2 3 4 5 6, बताइए 6 परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे कहे अगर इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या दे दे तो एगो क्या कीजिएगा यार, एगो बढ़ा देना है, एगो क्या करना है, बढ़ा देना है। एगो बढ़ा देने के बाद में उसके बाद से आपको ऊपर भी उतना ही से गुना और नीचे भी उतना ही से गुना कर देना है और इसको क्या करना है, तो बना देना है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी कोई ये दिक्कत नहीं है, आप लोग की देखिए ध्यान से। एक चीज तो यहां पे देखने को आपको मिलेगा कि बाबू नीचे का हर दोनों का समान है, नीचे का हर दोनों का क्या है, समान है। तो समान है तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है, लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे 3/5 को निकालना है, 5 निकालना है ना, यानी n का मान टोटल कितना है 5, n कितना लेना है 5। तो क्या आप ये n से एगो ज्यादा ले सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर ले सकते हैं। आप इसको नीचे भी 2 से गुना करा दीजिए, ऊपर भी 2 से, लेकिन कम कीजिए इसको। n बराबर 5 हो गया तो n+1 का मान कितना हो जाएगा, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 3/5 ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना कर दिएगा, कितना हो जाएगा 6 × 18 बटा कितना हो गया 30। फिर लिखिएगा 4/5 ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना, 6 चौका 24/30, 24/30। देखिए नीचे दोनों सेम आया है कि नहीं आया है हमारा, तो हम लिख सकते हैं 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। बताइए 5 गुना निकालना था, तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे आराम से क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। अब जरा जांच कर लीजिए कि 19/30 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर जांच मतलब बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब दोनों के बीच में आना चाहिए। तो जांच करेंगे क्या यह पांचों संख्या इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालिए, आप वीडियो को भागिएगा नहीं, छोड़ के भागिएगा नहीं, इसको ध्यान से देखिए। इसको जैसे 3/5 है तो हम 5 में 3 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाता है 0.6, कितना आ गया 0.6। फिर 5 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0. कितना हो गया 8, तो 5/8 कितना हो गया 40, यानी 6 और 8। हम 6 के बाद 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना हो 0 चढ़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 600 और 8 से भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या इनमें से संख्या आ रहा है, तो इसको भी एक बार भाग देके देखिए। 30 में 19 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 0 देके, यहाँ पे पॉइंट देके, यहाँ पे 0, 3 6 कितना हो गया 18, 180,
0, 9 में से 8 गया तो 1 है, क्या हो गया कट 30 3 90, कितना आया 0.63। आप बताइए 60 और 80 के बीच में 63 है कि नहीं है? 60 और 80 के बीच में 0.63 है कि नहीं है? इसका मतलब है यह सभी संख्याएं इन दोनों संख्याएं के क्या आएगा, बीच में आएगा। तो इसीलिए हमारा बनाया हुआ क्या है तो सही है, हमारा बनाया हुआ क्या है तो सही है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन समझने वाला है, ये क्वेश्चन समझने वाला है और इसको मैं आपको समझा के जाऊंगा, बिना समझे आप लोगों को नहीं जाने दूंगा। ध्यान दीजिए यहां पे, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है, यानी कॉज बताना है कि क्या कारण है कि आप सही किए हैं कि गलत किए हैं। ऐसे ही सही गलत नहीं लगा देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहां पे बेसिक नॉलेज भी दे दूं कि प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहां तक जाती है, अनंत तक। कोई क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि प्राकृत संख्या कितना से शुरू होती है, तो कहिएगा 1 से, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। शुरू होने का तो पता चलता है लेकिन अनंत तक कोई नहीं है, यानी 1 से शुरू होता है, यही अंतर है। और पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होती है बाबू, 0 से। यह है पूर्ण संख्या और यह है प्राकृत संख्या, यानी गिनती की जो भी संख्या रहेगी उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी नेचर हमको दे दिया है कि 1 से स्टार्ट करो। 0 का आविष्कार बाद में हुआ था ना, 0 का आविष्कार बाद में हुआ, 0 का आविष्कार बाद में हुआ है ना। और पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, 0 से। पूर्ण संख्या 0 से और जाता कहां तक है, अनंत तक। ये भी 0 शुरू, दोनों में अंतर क्या है जल्दी बताइए। तो कहिएगा सर दोनों में आप अंतर क्या बताना है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। आप बताइए कि सभी, सुनना ध्यान से, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, कहिएगा हां। क्यों? क्योंकि मान लो एक बहुत बड़ा बक्सा है और एक ये छोटा बक्सा है, तो ये छोटा वाला बक्सा आराम से इसमें रखा जा सकता है कि नहीं रखा सकता है, रखा सकता है। और ये बक्सा को इसमें रखेंगे तो रखाएगा, नहीं रखाएगा। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है वो तो 0, अच्छा ये 0 से शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 4 से शुरू होते जाएगा, और कोई 1 से शुरू हो रहा है तो ये तो इसमें रखा जाएगा। ये वाला सब तो इसमें है, लेकिन क्या ये वाला इसमें है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में आके समा जाएगा। देख रहे हैं ना, ये समा जाएगा इसमें आके। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, उसमें 0 नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ, गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या आती है, प्राकृत संख्या आती है। तो ये आप समझ लिए यहां तक इसको। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो नेगेटिव में हो, 0 भी रहे और पॉजिटिव में भी हो।
यानी नेगेटिव भी रहे, नेगेटिव, पॉजिटिव और उसमें जीरो भी शामिल हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। कोई क्वेश्चन कहेगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा धनात्मक और ऋणात्मक सह जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक सह जीरो वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, जीरो भी उसमें रहेगा। इसे ठीक है ना, ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आता है, जीरो आता है। तो कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, तो -1, -2, -3 पूर्ण संख्या नहीं ना है, वो तो इसमें आके नहीं ना समाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और ये टोटल संख्याएं इसमें मिल जाएंगी, लेकिन ये संख्या इसमें नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, असत्य। क्योंकि है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, कि असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के समूह में, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा संख्या। पूरा संख्या का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये पूरा संख्या है, कहीं भी आधा है, कहीं भी बट्टा है, नहीं है। तो पूर्ण संख्या का मतलब पूरा संख्या, कहीं भी उसको हिस्सा नहीं चाहिए। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या काय हो जाएगी, 1/2, 1/2 असत्य। ये भी क्या है, असत्य, ये भी असत्य, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये हो जाएगा आपका असत्य। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।